नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट्स इन्फो पर। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ एनर्जी की और जानते हैं इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इवन मैं अभी जो बोल रहा हूँ, आप जिस मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से मुझे सुन रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ में मेजर रोल एनर्जी का ही है। न्यूक्लियर, हम जब भी इस वर्ड को सुनते हैं या देखते हैं तो अक्सर दिमाग में सबसे पहले वॉर, वेपन, हिरोशिमा या चिर्नोबिल जैसी घटनाएं ही याद आती है। पर न्यूक्लियर वेपन सिर्फ बाय प्रोडक्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का, और इतिहास में हमने इसके मेन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। आप आगे जानेंगे कैसे। और एनर्जी के इस मार्केट में जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे बिलियनियर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रेदर करेक्ट वर्ड होगा बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस न्यूक्लियर फ्यूचर पर स्विफ्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी अनसर्टेन है और अभी तक हम सिर्फ रिसर्च स्टेज पर ही है। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, why we are doing this? Why don't we maintain the status quo? The answer is quite simple: the climate change and the environmental issues. As of now, 80% of world's energy is being produced by burning of fossil fuels like coal, natural gas, oil, and this burning of carbon product is the problem. Because it emits CO2 and various other greenhouse gases, we need to switch into nuclear energy. So in this video, we will discuss major sources of energy in India, fission or fusion, what will be the future, thorium, the future element, and most important, sun on the earth. तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। मेरा नाम है दीपक टाक, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए, क्योंकि एरोडाइट्स इन्फो पर आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ करंट इश्यूज पर डिटेल एनालिसिस मिलेंगे। तो अभी के लिए इंडिया का एनर्जी प्रोडक्शन में से 3.2% न्यूक्लियर पावर से आता है, और ये ग्लोबल एवरेज 10% से काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर पावर प्लांट्स डेवलप नेशन में लगे हैं। और इसका एक मेन रीज़न है एनर्जी। इंडिया अभी तक एनर्जी का पार्ट नहीं है, और इस वजह से हमें थोड़े टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे यूरेनियम के एनरिचमेंट की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। और दूसरा मेन फैक्टर कैपिटल है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में अभी के लिए टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल स्टेटस पर है, जैसे कर्नाटक में कायगा, कुंदनकुलाम तमिलनाडु में, और तारापुर महाराष्ट्र का। ये काफ़ी फेमस इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और उम्मीद है कि भविष्य में आगे 11 नए और पावर प्लांट भी जल्द वर्किंग स्टेज पर आ जाएंगे। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इंडिया ने कैसे न्यूक्लियर पावर में प्रोग्रेस की है। ये एनर्जी वर्ल्ड का आर्टिकल है, इंडिया टू ऐड 20,000 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो इंडिया नेक्स्ट डिकेड तक 20,000 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी भी ऐड कर देगा। सो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन मेनली दो टाइप की होती है, फिजन और फ्यूजन। फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फ्यूजन टोटली अपोजिट है। इसमें दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में भी काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ फ्यूजन। In 1934, physicist Enrico Fermi conducted experiment in Rome that showed neutrons could split many kinds of atoms. The result surprised even Fermi himself. When he bombarded uranium with neutrons, he did not get the elements he expected. The elements were much lighter than the uranium, and this was first kind of self-sustaining chain reaction. Self-sustaining chain reaction से हमारा क्या मतलब है? जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, पर इस केस में ऐसा नहीं था। रिएक्शन अपने आप चल रही थी, साथ ही में काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो अभी तक हमने जो भी रिसर्च की है और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो सारे यूरेनियम पर ही बेस्ड है। पर यूरेनियम के भी डिसएडवांटेज है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर वेस्ट। तो यहाँ आता है थोरियम। थोरियम द फ्यूचर ऑफ फिजन, बट वाई? तो जानते हैं थोरियम के बारे में। थोरियम पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम से 2 स्थान पहले आता है। पीरियोडिक टेबल आप सभी ने 9th-10th में ज़रूर पढ़ी होगी। थोरियम का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी एबंडेंस। इसके रिसोर्सेज
यूरेनियम से 3 गुना ज़्यादा है। और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि दुनिया का 1/4 थोरियम रिजर्व इंडिया के पास ही है। और नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी एनर्जी। 1 ton of thorium releases same energy as 35 ton of uranium and 4 million tons of coal। तो आप देख सकते हैं कि यूरेनियम के रिजर्व अबंडेंट होने के साथ ही ये एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूरेनियम के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से ये फ्यूचर ऑफ एलिमेंट भी कहा जा रहा है। एक क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं, यूरेनियम से आज की डेट में इतना रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस हो चुका है कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक भी नहीं मिट सकता। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम थोरियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं एंड वाई ऑन अर्थ वी आर यूजिंग यूरेनियम। तो इसका जवाब काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। हमने थोरियम की जगह यूरेनियम को चुना है क्योंकि यूरेनियम का बाय प्रोडक्ट हमें न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करवाता है, जबकि थोरियम का नहीं। हमने प्रेफरेंस कंस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी की जगह डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन को दी थी, क्योंकि जिस समय ये सब कुछ रिसर्च चल रही थी वो एरा था कोल्ड वॉर का, और जहां सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के साथ वेपन की रेस में लगा था। तो यही कारण है कि हमारे पास आज थोरियम के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। तो अभी तक हमने फ्यूजन रिएक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूजन से भी बहुत आगे हम फ्यूजन में एंटर करने के लिए भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो जानते हैं फ्यूजन के बारे में, एंड लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। Fusion is the most dominant reaction in our observable universe. It is the reaction that powers our sun and the stars. हमारे नोन यूनिवर्स में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स फ्यूजन रिएक्शन ही है, और इसके बारे में पहली बार 1926 में आर्थर एडिंगटन ने बताया था। He suggested that stars drew their energy from fusion of hydrogen, and by the 1950s researchers started looking at the possibilities of replicating the process of nuclear fusion on Earth. So now let's see why fusion is better than fission. The next decades are crucially important to putting the world on a path of reduced greenhouse gas emission. Fusion reaction doesn't produce any radioactive waste like fission reaction. And second advantage of fusion is abundance of energy. Fusing atoms together in a controlled way releases nearly 4 million times more energy than a chemical reaction such as burning of coal, oil or gas, and 4 times as much as nuclear fusion reaction, of course at equal mass. तो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन से भी काफ़ी ज़्यादा है, और कोल और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से तो मिलियन टाइम्स मोर है। तो आसान शब्दों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ ये कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट नहीं करता। तो ओवरऑल ये काफ़ी बेटर सोर्स है फ्यूजन से, पर अभी तक हमने कितनी कामयाबी हासिल की है ये जानते हैं। तो हम अभी अर्थ पर एक सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सन ऑन अर्थ को समझने के लिए हमें पहले कुछ फ्यूजन के बेसिक्स समझने होंगे। तो जानते हैं फ्यूजन काम कैसे करता है। दो एटम्स को फ्यूज होने के लिए मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। सन और स्टार्स में ये नेचुरली हो जाता है क्योंकि उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस वजह से उनके कोर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और हीट से एटम आपस में फ्यूज होते हैं। तो अभी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जाए और रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाए। तो जानते हैं ये सन कौन बना रहा है। हमने इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और जो इस फील्ड में रिसर्च करेगी, जिसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये 2007 के अंदर फॉर्म हुई थी, और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड करेगा, जो कि मेड इन इंडिया होगा। इंडिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रीज टू हाउस द फ्यूजन रिएक्टर। तो ये प्रोजेक्ट टोटल $20 बिलियन का है। एक अनुमान के लिए आपको बता दूं, आज अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर भेजा जाए तो टोटल $120 बिलियन का खर्च आएगा,
और इस प्रोजेक्ट में अभी के लिए टोटल $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है। तो ITER के मेन सिग्नेटरी चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और USA है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे इंडिया उसे यूज़ कर सकता है। तो ये जो सन बना रहे हैं इसका नाम स्पाइडर रखा है और इसका टारगेट है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। इनिशियली हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ह्यूमन काइंड के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।